इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है कि एक फॉर्म जिसमें वो अपने आप को मैनिफेस्ट करे, वो ये है कि कोई आपके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे कि एमपीज और आपके एमएलएज, क्या वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। लेजिस्लेचर का प्राइमरी रोल यही होता है कि वो किसी तरीके से जो लेजिस्लेशंस हैं उनके बेसिस पे अपने क्वेश्चंस को प्रेजेंट करे। अभी इस पर्टिकुलर इशू में ये सामने आता है कि जो पीएमओ है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इट इज सेड दैट सर्टेन क्वेश्चंस आर लिमिटेड एट द moment. This means that these type of questions would not be something that would be admissible and not be answerable by the government of India. एक बहुत बड़ा इशू बनता है जिसमें कि हमें समझ में आता है कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में भी इन क्वेश्चंस को आगे नहीं रखा जा सकता, ऑपोजिशन का क्या रोल होता है और किस रूल्स के अगेंस्ट जाते हुए या किस रूल्स के तहत इन सारे प्रोविजंस को सामने लाया जा रहा है। हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि किस तरीके से इस पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको एडमिट नहीं किया जा सकता और फाइनल अथॉरिटी कौन होती है जो कि क्वेश्चन आवर में डिसाइड करती है कि कौन से क्वेश्चंस को एडमिट किया जा सकता है और कौन से क्वेश्चंस को बोला जा सकता है कि दैट दीज आर नॉट एडमिसिबल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लेगेसी आईएएस। इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू वी आर गोइंग टू डिस्कस PMO says no to question on PM cares and two other funds that are admissible in Lok Sabha, and there are some reasons that it has given. ठीक है, let us delve further into this issue and understand what it is all about. ठीक है, so first of all, there are some funds, okay, there are some funds that have been said कि ये अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके क्वेश्चन आवर्स में होते हैं, जो कि ऑपोजिशन पूछती है, बाकी एमपीज पूछते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्रेफरेबली इन द public interest, or analyzing whether the legal provisions or the provisions that are required with respect to executive actions or with respect to any other actions, whether they can be asked with respect to starred questions, unstarred questions or special mention questions, right? तो इसमें ऐसा बोला गया है पीएमओ के द्वारा, पीएमओ का डायरेक्टिव ये है, जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, उन्होंने कहा है कि पीएम केयर्स, एक तो ये फंड, नेशनल डिफेंस फंड और प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इन तीन फंड्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस जो ऑपोजिशन से या फिर एमपी से आते हैं वो अब एडमिसिबल नहीं होंगे लेजिस्लेचर में। ठीक है, आइए एक एक बार देखते हैं कि इन सारे फंड्स में है क्या। ठीक है, पीएम केयर्स फंड, आपको अगर याद होगा ये 2020 में मार्च में आया था। ठीक है, ये जो फंड है ये दिस वाज प्राइमरली फॉर द विक्टिम्स ऑफ कोविड 19। आपको याद होगा कि कोविड 19 में ये फंड को लाया गया था। अब कोविड 19 में जब ये फंड लाया गया था ये इसलिए था कि ताकि ऐसा एक फंड हम लोग क्रिएट कर सके गवर्नमेंट द्वारा, कि हम लोग एक ऐसा फंड क्रिएट कर सके जो कि इमरजेंसी सिचुएशंस में अपनी फंडिंग सामने कंट्रीब्यूट कर सके। एंड दिस वाज प्राइमरली बाय वॉलेंट्री पब्लिक कंट्रीब्यूशन, वॉलेंट्री पब्लिक कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी पब्लिक हैं, जो लोग आपके सिटीजन्स हैं, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पीएम केयर्स फंड में। ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, इट वाज रजिस्टर्ड एज अ अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। अब इससे इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे केसेस भी बने थे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली हाई कोर्ट का जो केस था, जिसमें कि अंडरस्टैंड करते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दैट पीएम केयर्स, इट वाज लिस्टेड एज समथिंग दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू स्टेट। ओके, अंडर आर्टिकल 12 में हम लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कि कौन सी चीजें ऐसे होती हैं, कौन सी बॉडीज ऐसी होती हैं जिनको स्टेट का दर्जा दिया जाता है और कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जिन्हें स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाता है। एंड पीएम केयर्स वाज listed in the affidavit of the government of India that it is not to be said to be a state under the definition of article 12 of the constitution। ठीक है, तो इसके मतलब इसके अलावा ये भी बोला गया था कि दिस इज नॉट ऑल्सो एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। इंस्ट्रूमेंटालिटी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है आर्टिकल 12 में कि for the government to have its functions in place, to have certain kinds of governance in place, it needs some kind of instruments or agents so that it can work properly। ठीक है,
So PM cares was not also something that was regarded as an instrument of the state as well. ठीक है, अब एक और चीज है इसमें, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव एक और आया था जिसमें कि आप बोलेंगे, ये देखा गया था कि जो पीएम केयर्स के फंड है, अब जो पीएम केयर्स का जो फंड है उसको ट्रांसफर किया जा रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनटू अनदर फंड दैट इज perfectly regarded as a state, something that is also under the RTI, ठीक है, something that is regarded to be audited by the bank, right? So this kind of a transfer was said to be by the Supreme Court to be something that is not transferable. That is, you cannot transfer these funds from PM CARES into NDRF. The reason was stated that this fund, PM CARES, is completely different from NDRF with respect to the functions, with respect to the roles, with respect to the contributions that are there in this PM CARES. ठीक है. The second type of fund is NDF. ठीक है, National Defense Fund. Now this was particularly for providing relief for the victims and the families of the armed forces. Armed forces में आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी आप इंक्लूड कर सकते हो. तो जितने भी फैमिलीज हैं उनके लिए ये सारे जो पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं या फिर किसी भी तरीके के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो एज अ रिलीफ इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था. देन यू हैव प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड. दिस वाज इन 1948. प्राइमरीली द रोल ऑफ दिस फंड वाज दैट अंडरस्टैंडिंग कि जब पार्टीशन हुआ था उसके बाद जो पाकिस्तान से लोग आए थे वो लोग जो डिस्प्लेस थे उनके लिए एक कंट्रीब्यूशन की तरह, ताकि वो रिलीफ पा सके एक बहुत बड़े ट्रॉमा से. अब के टाइम पे ये जो फंड है दिस इज पर्टिकुलरली यूटिलाइज्ड फॉर डिजास्टर्स. ठीक है, डिजास्टर के विक्टिम्स जो हैं जैसे कि साइक्लोन्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, इन सब के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए ये फंड को दिया जाता है. ठीक है, तो ये थी इन सारे फंड्स के बारे में डिटेल. अब देखते हैं कि why has PMO directed the Lok Sabha Secretariat that there cannot be questioning on the working of these funds, on auditing of these funds, on right to information with respect to these funds. ऐसा देखा जाता है. The reason was given that ये जो पूरा कॉर्पस है, द कॉर्पस फॉर एग्जांपल पीएम केयर्स का जो अभी जनवरी आपके 2023 में जो कंट्रीब्यूशन बताया गया है, फॉर एग्जांपल पीएम केयर्स, इट हैज नियर अबाउट 6,280 करोड़. तो इतना बड़ा जो फंड है, ये जो पूरा कॉर्पस है, दैट इज समथिंग ऑफ अ नेचर ऑफ बीइंग वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि वॉलंटरली पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, और गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज समथिंग दैट इज लिमिटेड विथ रिस्पेक्ट टू दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. And since these voluntary public contribution does not correlate with the consolidated fund of India, the PMO has the right to issue directives that such kind of questions with respect to these funds cannot be asked in the legislature. ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इस चीज को, ऐसे डायरेक्टिव को देने का enablement कहां से आता है, that is where does the PMO derive such kind of powers. So if we see that the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, these will list down a certain set of rules with respect to the questions that are being asked. ठीक है, so these rules जो कि आपको बताते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस लेजिस्लेचर में एमपी पूछ सकते हैं, है ना, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछ सकते हैं. उसमें एक रूल 41 है. रूल 41 states that there are certain conditions on the kind of questions that you can pose to the government of India. ठीक है, so these conditions, there are 23 such conditions. ठीक है, 23 conditions ऐसे हैं. For example, आप बोल सकते हो ऑफिशियल सीक्रेट्स. अगर इस तरीके के कोई क्वेश्चंस हैं तो दिस इज समथिंग दैट इज आउट ऑफ बाउंड, मतलब कि उसके लिए आंसर देना नेसेसरी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. इसमें दो और प्रोविजंस आते हैं. फर्स्ट इज रूल 41 क्लॉज 2 सब क्लॉज 8. ठीक है, ये क्या कहता है? इट इज दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर नॉट प्राइमरली अ कंसर्न फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. रूल 41 क्लॉज 2 सब क्लॉज 17, it states that control of bodies or persons it is not responsible for to government of India. ठीक है, ये दोनों के अंदर इन दोनों रूल्स को यूटिलाइज करते हुए पीएमओ ने कहा है कि yes we can pose
a limitation on the questions that are regarding PM cares, that is regarding PM NRF and that is regarding NDF as well. ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे, not primarily a concern. The idea is who decides whether it is a concern for government of India or not. So it is said, the constitutional experts would say that कि ये जो concern है, it is not something that the government or the legislature would decide. No, legislature cannot decide whether it is a concern or not. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इफेक्टिवली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपने कंसर्न को बोल सकती है कि ये हमारे कंसर्न्स है, बट टू डिसाइड वेदर इट इज अ कंसर्न ऑफ इंडिया फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नॉट, इट इज समथिंग दैट शुड बी perfectly written in the courts of law as well. ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इज दिस अ नॉर्मल प्रैक्टिस, इज दिस समथिंग दैट हैज बीन देयर नॉर्मली, मतलब ऑर्डिनरली आप क्या देखते हो, है ना. तो सबसे पहली बात है कि इट इज द स्पीकर हु डिसाइड्स. ठीक है, utilizing the provisions of rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the PMO may direct that certain questions are not admissible with respect to a certain set of funds because they are not primarily a concern of India and these bodies are not concerned with respect to government of India, right? But on the basis of question, if the question is asked in the question hour, then whether those questions are admissible or not, it is the speaker which decides. ठीक है, स्पीकर ही डिसाइड करते हैं कि क्या हम ये क्वेश्चन को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते. दूसरी चीज, इस नॉर्मल प्रैक्टिस के अगेंस्ट, ठीक है, ये चीज देखी जाती है कि यूजुअली इंडिविजुअल क्वेश्चंस पे लिमिटेशन डाला जाता है. ठीक है, इंडिविजुअल क्वेश्चंस मतलब कि कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके हिसाब से आपको कुछ नंबर ऑफ डेज दिए जाते हैं एंड देन इट इज डिसाइडेड वेदर इट इज एडमिसिबल और नॉट. ठीक है, सो ओनली इंडिविजुअल क्वेश्चंस. बट हियर व्हाट हैज हैपेंड कि पूरे सेक्शन को, the whole of section has been barred from questioning. That is, we are not going to admit any kind of such questions on these funds. Okay, and this is something that is not a normal practice. Individual questions, it is a normal practice, but with respect to entire sections of it, it is not a normal practice, right? So it is very important for the opposition to question things, and that is how things work in a democracy. That is, the questions that are important from public interest point of view, right? So this poses a question on where is our democracy going, right? Thank you so much.